बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम खान के ऑफिशियल पेज से मैं आप तमाम लोगों को शामिल कहता हूँ। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरप्रेन्योर टॉक है हमारी, और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट कंसल्टेंट हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मिस्टर शाकिर अली राजपूत साहब। इनका ताल्लुक जो है रावलपिंडी से है। माशाल्लाह काफी अर्से से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तकरीबन मोर देन 3000 कंपनीज जो है इन्होंने कंसल्ट किया। इनके अपना यूट्यूब चैनल भी है, evolution.pk इनके अपना इदारा है जिसको वो भरपूर तरीके से लेके चल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम शहीद साहब, थैंक यू वेरी मच। सर आप देखेंगे कहीं और ओपन ना हो आपके बैकएंड के ऊपर। जी सॉरी, अभी क्लियर है आपको आवाज? प्लीज। जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और गिव मी अपॉर्चुनिटीज कि मैं अपना जो नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है, वो आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं। और होप सब लोग जो हमारे में जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इस सेशन को बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। और ये बेसिक्स जो होती हैं बेसिकली कि जब भी आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रैक्टिकल उनके पास नॉलेज भी आ जाता है, बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक लीगल साइड जो होती है हम ये कहते हैं कि आप जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसमें आपने जो है उसकी बेस जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपने ज्यादा मजबूत बनाना होता है। तो ये सब बातें जो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नया अपना बिजनेस कर रहे हैं या ऑलरेडी लोग कारोबार कर रहे होंगे कई, तो उनके लिए बड़ा जो है ये हेल्पफुल होने वाला है। और आपके किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर ही रह के इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो जितनी भी आपके ऑडियंस है तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी प्लीज। अच्छा सर, मैं चाहूंगा कि हम अपने इस प्रोग्राम का बकायदा आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएं। अब वो बातें आपकी जो कि हम ऑडियंस आपको नहीं जानती, क्योंकि आप का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है, जो पाकिस्तान का एक टॉप है, और हम साउथ पंजाब से हैं, बिल्कुल बॉटम के अंदर मौजूद है। तो बहुत से शायद बच्चे जो है वो आपको ना जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इतना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपकी तालीम कहाँ से हासिल की, आपने evolution.pk कब बनाया, और आप कहाँ ग्रो कर रहे हैं, कैसे? जी मेरा बेसिकली मैं खुद जो है एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने बहुत पहले से जो है छोटे छोटे काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले मैं हमेशा अक्सर मीटिंग्स में बताता हूँ कि सबसे पहले जो है मैंने पकोड़े बना के वो सेल किए थे। और वो मुझे याद है अपनी वो मैंने यंग एज में, मैं 7 ईयर का था तब। तो उस वक्त से फिर बेसिकली शुरू से ही मेरा रुझान तो बिजनेस की तरफ ही था। और फिर हमने मुख्तलिफ जब स्टार्ट किया, वालिद साहब जो थे वो जब काम करते थे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, उसके बाद फिर वो अपना पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो जब वो काम करते थे तो वो मुझे भी अक्सर साथ ले जाते थे। तो वहीं से एक आइडियाज जनरेट होते थे माइंड के अंदर कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो फिर उसी जर्नी को हमने स्टार्ट किया और साथ साथ जो है हमने इसको कंटिन्यू किया है। तो हमने जो एवोल्यूशन बिजनेस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये स्टार्ट की थी 2010 में। तो इससे पहले हमारी आईटी इंडस्ट्री में भी हमने काफ़ी काम किया, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। और इस तरह से हमारे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे यूई में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, यूके में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन मैं इस वक्त 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ जो कि अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो कारोबार कर रहे हैं। तो एवरी मंथ हम जो है वो सैकड़ों लोग आते हैं। अभी लास्ट हमारा एक बैच खत्म हुआ है, उसमें 70 लोग थे। उससे पहले जो कोरोना का जब पीक टाइम था तो 250 लोग थे जिनको हमने ट्रेनिंग्स दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से। तो पर्सनली जो है मैंने जो एजुकेशन है मेरी इस वक्त वो ACCA जो है वो मेरा कंटिन्यू है, तो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैंने उसके साथ साथ जैसे एजुकेशन आपके साथ साथ मैंने अपना काम जो है इसको फोकस रखा कि आप जो सीख रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, तो उसको आप प्रैक्टिकल जब आते हैं मार्केट के अंदर तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप सीखते हैं। तो जब आप के जो स्टूडेंट्स हैं या आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आज का वक्त जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त वक्त है कि जहाँ पे आप कोई भी काम जो है वो ऑनलाइन बैठ के अपनी एजुकेशन के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन के मैं अक्सर बात करता हूँ कि आज के दौर के अंदर अगर कोई स्टूडेंट है और वो घर से पैसे लेके अपनी फीस पे कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो उसके बाद भी ऐसे ही करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं और जिस वक्त में इस वक्त हम जो है हैं, तो ये सब के लिए सबसे बेहतर है
कि इस जो डिजिटल वर्ल्ड है, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप वहाँ पे हैं, तो सैकड़ों में लोग हमें सुन रहे होंगे। तो ये जो है इसका आप फायदा उठाएं। तो हम भी बेसिकली, मैं भी जो है वो एक आप ये कह लें स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ, और हर रोज कुछ नया सीखता हूँ। टेक्नोलॉजी का मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ बिजनेस के अंदर, और जो बिजनेस में परफेक्शन है, तो हमेशा ये कोशिश होती है कि सही डायरेक्शन पे रह के अपनी एफर्ट्स को जो है आप उसको यूटिलाइज करें, उस पर काम करें, और हर रोज कुछ नया सीखें। तो ये है मेरा शॉर्ट सा तारफ, और इसी को जो है मैं लेके, और जो कुछ मैं सीखता हूँ बेसिकली मेरा सबसे बड़ा एक आप ये कह लें कि मेरा ड्रीम है कि जो लोग, जो स्किल्स मेरे पास हैं, जो नॉलेज मेरे पास है, वो मैं दुनिया के साथ शेयर करूँ। तो यही चीज है शायद जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से सैकड़ों लोग मुझे हर रोज मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं बड़ी खुशी से सबको रिप्लाई कर रहा होता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है लोगों की हेल्प करके, लोगों की। फिर उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखें, मेरे सेशंस देखें, और जो लोगों ने बातें हुई हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शायद एक व्हाट्सएप टेक्स्ट के बाद उनको जो मोटिवेशन मिली, जो वो करना चाहते थे, शायद उनको वो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं था कि जिनको बिजनेस का इन चीजों का पता ना हो, तो वो चंद अल्फाज और वो चंद जो है वो बातें ऐसी जिससे उनकी लाइफ को डायरेक्शन मिली, तो उस वजह से लोग कामयाब हुए हैं और बड़ा अच्छा आज काम कर रहे हैं। तो वो एक खुशी होती है, तो उस वजह से कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम करें। बिल्कुल। अच्छा सर, हम देखते हैं कि पिछले कुछ अर्से में पाकिस्तान के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर, एक एंटरप्रेन्योर कल्चर जो है डेवलप होना शुरू हुआ। अभी हम बिल्कुल डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, और जैसे ये सेशन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तो लोगों का एक कंसर्न रेज हुआ है कि क्या जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या उसको रजिस्टर करवाना लाजमी है, इसकी रजिस्टर जरूरी है, क्या उसके बगैर क्या हम ग्रो नहीं कर सकते? तो इस चीज का जवाब दें कि बिजनेस को रजिस्टर करवाना जरूरी है कि उसके बगैर भी आप अपने बिजनेस को लेकर चल सकते हैं? जी, देखिए मैं अक्सर बात करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये ज़रूरी है? तो मैं पाकिस्तान में इस वक्त 6 मिलियन जो है वो बिजनेस हो रहे हैं, 6 मिलियन हो रहे हैं, और हम अगर एससीसीपी की बात करें तो 1 लाख समथिंग कुछ कंपनीज, अभी भी ये फिगर, ये लास्ट आप देखें 2 इयर्स में कुछ ग्रो किया है, तो अभी 1 लाख तक कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। एफबीआर में चले जाएं आप, जो लोग एनटीएम्स बना के, और उसमें सैलरीड पर्सन की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो टोटली इस वक्त 2 मिलियन को टच की है। तो ये 4 मिलियन जो लोग हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार कर रहे हैं। उसकी अपनी कम्प्लिकेशंस हैं, लीगली उस पर एक्शन होता है नहीं होता, वो एक अलग बात है। और रजिस्टर करना जरूरी है, आपका क्वेश्चन ये है। लोग तो बहुत सारे ऐसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक होती है कमिटमेंट होती है, एक अपने साथ भी आपकी कमिटमेंट होती है। जब भी आप कारोबार शुरू करते हैं, अगर आप ये देखें कि अगर आप डायरेक्शन लेस होंगे, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको उसकी डायरेक्शन का ही नहीं पता, आपने जाना कहाँ है, आपने बस कौन सी पकड़नी है किस सिटी के लिए, ठीक है, तो वहीं पे जो है आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो हमेशा जब भी आप काम शुरू करते हैं तो उसको प्रॉपर जो है उसको टारगेट बनाएं और उसको डायरेक्शन दें। और जब आप रजिस्टर कर लेते हैं बिजनेस को, तो इट मींस कि आपने अपने साथ कमिटमेंट कर ली कि मैंने ये काम करना है, समझ गए? अब जरूरी है पाकिस्तान में लीगली, तो जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। तो पाकिस्तान में हमारे पास इस वक्त जो है 4 तरह से आप बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर 1, आप कोई भी एफबीआर में जाएं, वहां पे एफबीआर में एक लिंक होगा, आपको मिलेगा IRIS, वहां पे क्लिक करें, और उसमें जस्ट आप जैसे ईमेल बनाते हैं अपनी, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लें। वहां पे आपके एक ईमेल मोबाइल नंबर देना होगा आपने, जो अपने नाम पे हो आपके, वहां पे एक कोड आएगा, और वहां पे जब आपकी वो एनरोलमेंट हो जाए तो उसको जब आप लॉग इन करें तो वहां पे एक फॉर्म आपको मिलेगा 181 एफबीआर का। वो सिंपल सा फॉर्म है, उसमें आपने बिजनेस नेम देना है, आपका डाटा वो नादरा से वैसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है, आपने यूटिलिटी बिल और CNIC और कोई आपने एविडेंस दे देना है अपना जो बिजनेस प्रेमिसेस है उसका, तो इंस्टेंट आपका वो फॉर्म 181 सबमिट करें तो आपका एनटीएन बन जाता है। मतलब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली, अब आप जो बिजनेस करेंगे फिर उसकी आपने एनुअल रिटर्न वगैरह कर देनी है। तो सबसे बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है, जो रिकमेंडेड है, बहुत ही आप ये कह लें कि मैक्रो लेवल पे कोई दुकान चला रहा है, कोई छोटे लेवल पे कोई कारोबार कर रहा है, तो वो एटलीस्ट अपना एनटीएन बना ले। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा हमारे पास होता है पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास 1932। अगर कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि आपने कोई टाइम लिमिट उसको दी हुई है कि जी हमने फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनानी है,
और ये नेक्स्ट 3 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी और मेरे साथ ये 2-3 पार्टनर हैं। तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन करके उसकी सेक्शन 58I में ये रजिस्ट्रेशन होती है। एक पार्टनरशिप डीड बनाए 500 के स्टाम्प पेपर के ऊपर, कुछ जगहों पे 1000 का चाहिए होता है, तो वो आप अपने फर्म रजिस्ट्रार से चेक कर सकते हैं। तो आप पार्टनरशिप डीड जो है बना के ये इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये हुआ सेकेंड ऑप्शन। अब पार्टनरशिप में हमारे पास एक जो है अभी रिसेंटली 2017 में पार्टनरशिप एक्ट आ गया। अब जो 1932 का एक्ट था उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते थे, बाद में रिजॉल्व नहीं होते थे कोर्ट में और वो केसेस चलते रहते थे, परवाही नहीं होती। तो अभी हमारे पास कंपनीज एक्ट 2017 आ गया जो कि जो SCCP है हमारी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप पार्टनरशिप डीड आप वहां पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने तो काफी जगह बात भी की है कि इसको जो पुराने वाला है इसको खत्म ही कर दें आप लोग, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको कोई फायदा ही नहीं है। तो जस्ट एक कमिटमेंट के लिए लोग वो कर लेते थे। तो हमारे पास अभी 2017 पार्टनरशिप एक्ट, जैसे आप फर्म रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करते हैं सेम उसी तरह ही आप यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये दूसरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। एक मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर बता दिया, दूसरा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में जैसे मैंने आपको दोनों बताया ना कि जैसे हम SCCP में भी जा रहे हैं पार्टनरशिप रजिस्टर 1932 में भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमने पहले बात की है कि आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप इंडियन बना के अपना बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ हो, तो फिर हमारे पास अगेन SMC होता है, वो भी SCCP में रजिस्ट्रेशन होता है। सिंगल ऑनर कोई भी अपनी SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप कर सकता है। तो ये तो हो गया सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। अब इसमें LLP का भी मैंने आपको बता दिया। अब लास्टली जो है हमारे पास ये हम बेसिकली SMEs की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स होते हैं, इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2% जो कि डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, सब्सक्राइबर्स मेंबर्स होते हैं वो, और या 2 से ज्यादा कोई भी लोग मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप कर लेते हैं और वहां पे कुछ पैसा इंजेक्ट कर लेते हैं एज शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, हम कहते हैं यार ये कारोबार 1 मिलियन से हमने स्टार्ट करना है, तो 5 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख मेरी है। अब पार्टनरशिप में आप जब जाते हैं ना, तो वहां पे ये होता है कि आपकी जो 1932 का है उसमें लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं थी, अभी 17 में तो हो गई है। लेकिन फिर आप जब कंपनी बनाते हैं तो वहां पे आप शेयर होल्डर होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर हैं आप, एज ए शेयर होल्डर काम करते हैं। कल को आप नए लोगों को लेके आना चाहते हैं, वो शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। आप चले जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ और मेरी जगह ये नया पर्सन आ रहा है, तो कंपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रही होती है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कि सिर्फ बात नहीं कर सकती, बाकी ये है कि उसका एक अपना लॉ है, उस लॉ के जो भी प्रोविजंस है उसके अंडर ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसको आपने जो है फॉलो करना होता है। तो ये बेसिकली 3-4 मॉडल्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में कि आप जब भी कोई आप कारोबार करते हैं तो उसको लाजमी रजिस्टर कर लें। फिर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें, अदरवाइज फिर इसको सर होता यूं है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ स्टूडेंट्स की या यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जब वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं, मतलब अभी उनके पास एक आइडिया आया और वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करने लगे, तो उनका सवाल ये होता है क्या बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर हमें रजिस्टर करवानी चाहिए, या जब हम एस्टेब्लिश हो जाए, जब मार्केट में हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब उसके बाद होना चाहिए? तो यहाँ आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी देखिए, एक तो ये है कि आपने एक आइडिया क्रिएट किया है, ठीक है, और उस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं कि आपने ये बिजनेस जो है वो रन करना है। तो आप अगर वो टेस्ट में है, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसको तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखें कि अब वो जो आपका जो आइडिया है वो आइडिया जो है आप बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है और उससे इनकम जनरेट होना शुरू होगी, तो आप रजिस्टर कर लें, ठीक है, ताकि आप लीगली तो प्रोटेक्ट हो जाए ना, सेफ सिक्योर हो जाए। दूसरी तरफ इसका ये तो एक साइड होगी। अब दूसरी साइड में हम जब देखते हैं कि कई ऐसे आइडियाज आते हैं मार्केट में और उस पे एक साल काम हो रहा होता है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो उस दौरान कोई और उन्हें क्लिक कर लेता है और वो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड हुआ होता है और कंपनी भी रजिस्टर्ड हुई होती है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि अब क्योंकि अब जो बंदा इस बात को समझता है कि यार अच्छा ठीक है, आइडिया तो मेरा था, नाम मेरा था, मैंने ये वेबसाइट बनाई, ये लोगो डिजाइन किया हुआ, ये मेरे पास एविडेंस है, हमने काम किया इसके ऊपर, तो वो तो जा सकता है उसके अगेंस्ट, जाके उसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वहीं से डिसाइड होकर बैठ जाते हैं
ठीक है यार, अब तो किसी ने रजिस्टर कर लिया, अब शायद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी आपने देखना होता है। तो अब जब आप एक बंदे ने सेटअप कर लिया, आपके नाम को यूज कर लिया, तो अब आप जब उसके अगेंस्ट लिटिगेशन में जाएंगे, अगेन वहां पे एक्सपेंस आपका। तो ये कुछ चीजें है, इस हर प्रोस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे, वहां पे हमें एडवांटेजेस भी उसके डिसएडवांटेजेस भी देखने होंगे। तो फिर इसमें आपने डिसाइड करना होता है कि यार आपके पास, मैं कहता हूँ सबको कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी बजट है एटलीस्ट, तो उससे नाम को आप सिक्योर कर लें। जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक न्यू स्टार्टअप है और 3-4 बच्चे मिलके कोई सेटअप कर रहे हैं, कंपनी सेटअप कर रहे हैं। अब वो जब एससीसीपी में उसको रजिस्टर कर लेते हैं और वो ये समझते हैं कि यार आइडिया हमारा ब्रिलियंट है। देखिए आजकल जैसे आपका इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं, और जब आप मुख्तलिफ लोगों से वो डिस्कस करते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक विजन का पता चल जाता है कि यार ये मेरा फ्यूचर में किस लेवल पे मैं ये लेके जा सकता हूँ। तो वहां पे जब आप अपनी कंपनी को सेटअप कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप उसको इनएक्टिव कर दें, यानी कि आपने कंपनी भी रजिस्टर कर ली, प्रोटेक्ट भी हो गया, और उसको इनएक्टिव कर दिया कि ये अभी वर्किंग नहीं है इसकी, जब रेवेन्यू जनरेट हो उसे रीएक्टिवेट कर लें। तो ज्यादा तो मैं अपने जो मेरे सर्कल में जितने भी मेरे दोस्त हैं या कुछ इस तरह से नए आइडियाज के साथ आते हैं, तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, तो ये कर लें आप लोग, तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपने अपने आइडियाज को पब्लिक, आइडियाज को जो भी हैं आपके, उनको आपने पब्लिक नहीं किया है और खुद उसका टेस्ट आप कर रहे हैं, तो फिर तो रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर इसमें एक और बात भी होती है सर, इसमें ये होता है कि एक तो हम ये बात कर रहे हैं कंपनी की, दूसरी तरफ ये होता है कि आपका एक ब्रांड भी तो होता है ना, ठीक है। वो ब्रांड को भी आपने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है कि आपका कोई लोगो डिजाइन है, कोई नाम है, उसको आपने ट्रेडमार्क भी फिर रजिस्टर करना होता है। तो ट्रेडमार्क जो होता है एटलीस्ट, जैसे आप कोई वेबसाइट पे आजकल, क्योंकि डिजिटल सारे आइडियाज आ रहे हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह से, तो उसमें क्या है कि आपका उसको कंपनी अगर आप सेटअप नहीं भी करते तो उसको ट्रेडमार्क में लाजमी अप्लाई कर दें, ठीक है, ताकि जब भी कभी बाद में आप लिटिगेशन में आते हैं या कोई और अप्लाई करता है, तो एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन वहां पे सबमिट हुई हुई हो और आपके पास एक एविडेंस हो पेपर के तौर पे कि आपने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपने इसका ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी होती है इसमें। अच्छा सर, अब मैं कुछ सिनेरियोस आप सामने रखता हूँ ताकि मैं ज्यादा बेहतर मैं समझ पाऊँ और हमारी ऑडियंस भी समझ पाए। माशाल्लाह 50+ जो लोग हैं मिलाए देख भी रहे। सर सवाल ये कि जब हम इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर एक न्यू कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान की अगर बात करूँ, तो यहाँ बच्चे डिफरेंट आइडियाज लेके आ रहे होते हैं। जैसे भी कुछ अर्सा पहले हमारे जो बच्चे थे, उन्होंने व्हील चेयर बनाई क्योंकि मोबाइल से कंट्रोल होगी। अब उनका एक कॉन्सेप्ट बन गया, उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया, अब उसको वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अब उसके लिए उनकी इतनी वसअत नहीं थी कि वो अपनी खुद से फंडिंग कर सके, तो उन्होंने क्या किया कि वो डिफरेंट इन्वेस्टर के पास गए, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास गए, हम डिफरेंट जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं या जो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है वहां गए और हमने उनकी इन्वेस्टमेंट जनरेट की। अब जब हमने जनरेट कर लिया है इस स्टेज के ऊपर, आप ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जनरेट कर ली है और वो अब कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस को किस तरह की बिजनेस में रजिस्टर करवाएं? मतलब वो पार्टनरशिप की तरफ जाए, वो एससीसीपी की तरफ जाए, कभी वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, सिर्फ एक कैपिटल आया उनके पास, उस कैपिटल से वो अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो वो इस स्टेज के ऊपर कहाँ लाइक करते हैं या कौन सा बिजनेस में रजिस्ट्रेशन के लिए बेहतर है? जी मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा एक चीज की कमी है, वो है ब्रांडिंग, ठीक है, कि हम जब भी कोई चीज लॉन्च करते हैं तो हम ब्रांड्स की तरफ नहीं जाते। मेजोरिटी, आप मैंने अभी आपको बताया 6 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, कभी मतलब आपको कोई बड़ा ब्रांड नजर नहीं आता। और इसको एक तो यह है कि जब आप फंडिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर तो आपको रिकमेंडेड यही है कि आप इसकी एससीसीपी में कंपनी एक सेटअप करें, क्योंकि कंपनीज लॉ है ना, एक स्ट्रक्चर होता है। पूरी दुनिया में आप अगर देखें, पाकिस्तान में हमें एनडीएन बना के एक उन्होंने किया हुआ कि जी एनडीएन बनाओ और अपना शुरू हो जाओ, ठीक है। आप दुनिया भर में देखें तो आपका हमेशा से लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज ही बनती हैं। यूएसए में चले जाएं, आईएनसी इनकॉर्पोरेशन का वर्ड वो यूज करते हैं। तो हम जैसे हमें सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड का इशू होता है तो हम कहते हैं यार ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। आप यूके में, कनाडा में, यूरोप में चले जाएं, आपकी कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो सेम यहाँ पे भी वो प्राइवेट लिमिटेड होता है, ठीक है। इसी तरह से आप हमारे गल्फ कंट्रीज में आ जाएं, वहां पे आप जब आते हैं तो वहां पे आपको एलएलपी लिखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी, एलएलसी लिखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो है एससीसीपी का, इसके अंडर आप रजिस्टर करें, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टर है, अगर तो कोई वाकई अच्छा इन्वेस्टर है और वो जाहिर है जो इन्वेस्टर होता है वो उसको सारी चीजों का पता होता है, तो वो हमेशा
उसी कंपनी को कंसिडर करेगा। उसे नहीं लगेगा प्राइवेट में कंपनी है, उसे पता है कि इसकी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, टैक्सेस को भी मेंटेन करना है, बुक्स को भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छे जो है जगह पे जा रही है, सेफ हैंड्स में है, जहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उसको वो प्रॉपर मॉनिटर करेगी। जबकि पार्टनरशिप में और ये एनटीएन में, इसमें तो आप हैं, आप जो मर्जी करें, आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप वेंडर्स को रजिस्टर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पेमेंट्स आप चेक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इस पे तो कोई रेगुलेटरी कोई ऐसी अथॉरिटी है ही नहीं है जो इसको मॉनिटर कर सके। तो इसके अंदर फिर होता है कि जब आपके साथ इन्वेस्टर आ रहा है तो डेफिनेटली वो भी शेयर्स मांगेगा, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो जब आप आगे दो लोग हैं तो वो शेयर जब वो आपके ले रहे हैं तो वो आसानी से उसके अंदर ऐड हो सकता है, और कल को वो अपने शेयर किसी और को सेल करना चाहता है, वो आउट होगा, दूसरा हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट जो है आपके बिजनेस मॉडल में वो कंपनी ही है, आप लोग कंपनी जो है वो सेटअप करें। अच्छा सर, एक और सवाल इसी के काउंटर रेज हो रहा है कि ठीक है एससीसीपी हो गया, एक जो लोग जो डरते हैं, मतलब वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाते हैं, उनके जहन में खौफ होता है यार एक तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी रजिस्ट्रेशन करवाने की, नंबर 2 कि हमें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बुक्स में पढ़ रहे होते हैं तो मान लेते हैं 40% टैक्स, 36% टैक्स, कहते हैं इतना हम 100 पे कमाएंगे, 50 उनको दे देंगे तो हम क्या बचाएंगे, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो इस ये जो सवाल है या ये जो क्यूरी है कि बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी रजिस्ट्रेशन की, तो इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारा है इस्लामाबाद नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, वहाँ पे एक दोस्त ने मुझे एक दिन पता है क्या बताया, उन्होंने मुझे ये कहा कि शाकिर हमारे पास यहाँ पे एक बच्चे ने यहाँ पे अपना आइडिया पिच किया और उसको 10 मिलियन की फंडिंग मिली। कितनी? 10 मिलियन। 10 मिलियन। और हाँ जी, और हमारा जो इन्वेस्टर था वो आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ था और उसने वापस जाना था, शाम को वापस जाना था। और उस बच्चे को जब हमने कहा कि यार आप, उसने कहा कि अपनी रजिस्ट्रेशन आप दे दें, तो उसका इंडियन नहीं बना हुआ था और उसे ये नहीं पता था इंडियन कैसे बनाना है, जो मैं अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आपके 2 मिनट लगते हैं इंडियन बनाने, ठीक है। और उस वजह से वो बंदा चला गया और बाद में फिर बातचीत ही चलती रही, वो उसका वो मिस हो गया। तो ये चीजें होती हैं कि आपको ये बेसिक जो है ना, अब जैसे आपका इंक्यूबेशन सेंटर है, मैंने कोर्स बनाया हुआ है हाउ टू रजिस्टर कंपनी, आप खुद कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आपके इंक्यूबेशन सेंटर में आप एक बच्चे को वो ट्रेन कर देते हो कि आपने हमारे जो यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उनको आपने सेटअप करके देना है। यकीन करें वो आपका बहुत आसान है और कोई भी बंदा आसानी से जो है उसको वो रजिस्टर कर सकता है। थोड़ा सा उसको गाइडलाइन चाहिए होती है, वो आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, हम तो वैसे ही सब कुछ बताते हैं। और फिर कोर्सेज में जो है वो कितनी डिटेल में और एक एक स्टेप पे। फिर हमने क्या किया होता है कि इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो लोग यहाँ से ट्रेंड होते हैं, उनको बाद में भी कोई मसला होता है, कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कोई वॉइस मैसेज भेज रहा है, फौरन उसका मसला हल होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको अपने सिस्टम में ये चीजें जो है वो बेहतर करनी होंगी। फिर मैं ये कहता हूँ, अब मैं एक और स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपने ये जो बात की है सेटअप कॉस्ट वाली, कि सेटअप कॉस्ट वैसे ही रिड्यूस हो जाती है और ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक होता है लीगल कंप्लायंसेस, जिसकी फीस ज्यादा पे करनी पड़ती है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए क्योंकि 1 मिलियन से कम कंपनीज के लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कॉस्ट वैसे ही नहीं डाल दी होती है इन पे, समझिए। अगर आपको फंडिंग बहुत ज्यादा मिल जाती है, आपकी बड़ी कंपनी बनती है, तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स आएंगी, अदरवाइज वो नहीं आएंगी। लेकिन जब फंडिंग मिलेगी तो आपके पास ऑलरेडी पैसा होगा बजट के लिए, तो फिर अगर आप दे भी रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा, समझेंगे। तो ये थोड़ी सी हमें इसमें देखनी होती है, समझनी होती है, तो इस पे कोई इतनी कॉस्ट नहीं आती। दूसरी बात ये है कि पहले ये होता था कि आपने ये जो मैंने आपको ऑडिट वगैरह वाला बताया, अभी ये है कि जो स्टार्टअप है उसने तो ना कोई इतनी सैलरीज पे करनी है, ना कोई उसके बहुत बड़े वेंडर्स होंगे जिनको उसने रेगुलर पेमेंट करनी है, तो एक नील की रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, वो आप करते रहे। एससीसीपी का फॉर्म A29 सिंपल सा एक 1 पेजर जो है वो फॉर्म में 4 बातें उस पर लिखी होती हैं, वही आपने वो सबमिट करनी होती हैं। तो ये आप जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको मैं ये इनकरेज कर रहा हूँ कि आप ये जो कॉस्ट होती है इसको कम करने के लिए खुद इसको सीख लें। 2 वीक में ये सीख सकते हैं सारा कुछ कि कंपनी सेटअप कैसे करनी है, कंपनी को आगे इसकी लीगल जो मैनेजमेंट है आपकी, जो कंप्लायंसेस होती हैं उन कंप्लायंसेस को कैसे मेंटेन करना है। इट्स वेरी इजी, ठीक है, जो स्मॉल कंपनी है उनके लिए।
जैसे अगर आपकी कंपनी बड़ी होती है तो फिर तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप खुद इन चीजों को देखें, फिर डेफिनेटली आप दूसरों को पे करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं कि यार आप अभी लुक आफ्टर करें हमारे इस बिजनेस को। तो ये चीजें हैं, तो इस वजह से कोई कॉस्ट की बात करें, SCCP में आपकी 1500 रुपये फीस है, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको काम करना आता है जो कि मुश्किल नहीं है और आप अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, तो ये चीजें आसान है, मुश्किल बनाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था जिसके पास जॉब, वो कहता था यार ये पता नहीं क्या चीज है। आज भी लोग जो है ना वो डरते हैं, यार ये कंपनी बना ली पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि ये नहीं पता कि कंपनी बनाने के बाद जब आप हर चीज को प्रॉपर मेंटेन रखोगे तो वो फ्यूचर में आपके बेनिफिट के लिए होगी, और उसके दर्जनों बेनिफिट्स है। हमारा वो टॉपिक नहीं है कि हम उसके ऊपर अभी आज वो बात करें, लेकिन इस चीज का फायदा होता है, आपको लॉस नहीं होता। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि यार हमने कंपनी बना ली तो शायद अभी सारे पैसे तो हमें टैक्स में देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होती है। 6 लाख तक आपकी वैसे एग्जेम्पशन होती है। इसके अलावा अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी 50 लाख रुपए की कमा रही है तो आपने कोई टैक्स नहीं पे करना। तो टैक्स आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए कि आपने अपनी कंपनी की टैक्स मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपने कोई टैक्स को अवॉइड नहीं करना, वो नहीं करना। लीगली जो लॉ के अंदर प्रोविजन है कि यार आप ये काम कर सकते हो, पूरी दुनिया में होता है, वो आपने करना है। ठीक है, तो उससे आप इसके खिलाफ बेसिकली सिर्फ लैक ऑफ आप ये कह लें कि नॉलेज है कि ये चीजें जो है थोड़ा सा हमें पढ़ने और स्टडी करने में मुश्किल होती है, और कोई बताता नहीं था जब से हमारा एवोल्यूशन पीके यूट्यूब चैनल नहीं था। अब तो खैर बहुत ज्यादा लोग हमें कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, बहुत सारे लोग इससे सीखते हैं, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस सेटअप किए हैं। फिर एक और बात होती है कि जब आप कंपनी बना रहे हैं ना, मैं आपसे एक बात अक्सर वो करता हूँ, आपको कोई बंदा आके अपना विजिटिंग कार्ड पेश कर रहा है और वो कह रहा है उस पर लिखा हुआ जी ABC एंटरप्राइजेज, तो आप कहोगे यार ये मैं बाहर रोड पे चला जाऊँ 2000 दुकान करनी होगी। एक बंदा आके आपको विजिटिंग कार्ड दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नीचे लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर, और आप तो कहोगे यार थोड़ा सीरियस किस्म का कोई बिजनेस है तो वो करे। तो ये चीजें बेसिकली चीजें ये मैटर करती हैं जब भी आप वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, माशाल्लाह आप कंसल्टेंट हैं और आपने 3000 से ज्यादा कंपनी को अपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की। तो अगर वो बच्चे के जो बिल्कुल इनिशियल फेज में है और वो चाहते हैं कि वो आपकी कंसल्टेंसी दें अपने किसी लेवल के बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो अपने जहन में क्या कॉस्ट रखें कि अगर उन्होंने सोच पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है तो एनी कंसल्टेंट तो कितनी कॉस्ट आ जाती है इंक्लूडिंग ऑल मेथड्स। इस तरीके से अगर उन्होंने अपनी कंपनी SCCP में रजिस्टर करवानी हो तो कितनी कॉस्ट आती है? अगर आप एक थोड़ा सा एक आइडिया दें, वो बच्चे जो कि रजिस्ट्रेशन जाना चाह रहे हैं उनको कितनी कॉस्ट फाइंड करनी चाहिए इस टाइम? देखिए हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आप अगर फॉर एग्जांपल एनटीएन वगैरह बनाते हैं ना, तो वो तो वैसे आपको मैंने अभी आपको बताया बड़ा सिंपल सा है। आप अगर आपको अपनी ईमेल ओपन करनी आती है तो आप एनटीएन बना सकते हैं, खुद जाके 181 फॉर्म सबमिट करें IRS में, आपको उसी वक्त बन जाएगा। ठीक है, अब कंपनी है, चलो थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज्यादा आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हमने पैकेज रखा होता है 10,000 रुपीज का, उसमें हम सेटअप कर देते हैं उनको कंपनी। नॉर्मली जो वैसे जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनसे हम डेफिनेटली एक वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंपनी का कैपिटल कितना है, उनको कितना टाइम चाहिए, ये सब चीजें मैटर करती हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं। तो वो मिनिमम भी 50,000 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। अच्छा सर, देखिए आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद पिंडी में और हमारा जो इलाका है वो बहुत दूर है, खान मुल्तान जो बहुत दूर है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ से आपका कस्टमर बनना चाहता है तो आपको लगता है कि आप बड़ा इजीली गाइड कर देंगे वो बच्चा आपसे आपकी कंपनी से हेल्प लेके बहुत इजीली कंपनी बनेगा? क्योंकि एक बड़ा गैप है, वर्चुअली तो आपके पास हो पाएगी लेकिन फिजिकली नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस तरह जैसे आपकी बड़ी बेसिक कंपनी आपको अप्रोच करे, लोकल किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढे कि जो जानता हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर देखिए हमारी हर रोज जो है कंपनी सेटअप कर रहे होते हैं हम लोग, और पूरे पाकिस्तान में हो रही होती हैं। SCCP ने तकरीबन हर शहर में जो भी मेन है, जैसे मुल्तान है आपके करीब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया हुआ है। इसी तरह लाहौर, कराची, सक्खर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, हर जगह पे ऑफिस हैं SCCP के। तो ये जितना भी काम हो रहा होता है ये ऑनलाइन हो रहा होता है। अब तो वो फिजिकली नहीं है कि आपने फाइल तैयार करनी है, जाके लेके जानी है, जमा कराना है। ठीक है, तो हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं और वो ईमेल करते हैं हमें या व्हाट्सएप करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए कोई भी मुझे टेक्स्ट कर सकता है, और किसी किस्म की उसको हेल्प चाहिए तो वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प अदर।
तो वो कर सकता है। तो वहाँ पे व्हाट्सएप करते हैं और नेक्स्ट एक 3-4 दिन में, सम टाइम बहुत अर्जेंट हो तो 2 दिन में भी कंपनी सेटअप करके दे देते हैं हम लोग। वो कोई अच्छा, मुश्किल बात नहीं, कहीं भी। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो थ्रू कोरियर उनको मिल जाते हैं सारे के सारे। सही से मतलब आप ये समझते हैं कि अगर कोई यहाँ से भी आपको अप्रोच करना चाहे तो ये इस डील वो आपसे लिटरली आपसे अपनी इंजीनियरिंग क्रिएट करके वो यहाँ बैठे भी आपकी मदद से अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। उसको ट्रेवल करना नहीं पड़ेगा किसी और शहर के अंदर। वो सिंपल अगर मैं रहीम खान बैठा हूँ तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करवा के आपको जो हमारी लीगल एक्सपर्टीज की पे करके मैं इसी यहाँ दे सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे वो ही कोई मसला, कोई उसका मसला नहीं है। वो जस्ट व्हाट्सएप करें, डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे, फिर हम एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं उनको, जो कि ना कि कंपनी सेटअप करने में उनकी हेल्प करता है। फिर आफ्टर कंपनी उन्होंने जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो नए हैं ना, उनको तो नहीं पता कि यार बैंक वाले 50 तरह की चीजें मांग लेते हैं। तो बैंक के लिए डॉक्यूमेंट्स बना के देना उनको, स्टैंप कैसी होनी चाहिए, लेटर पैड कैसा होना चाहिए। तो वो बंदा इनको थ्रू आउट गाइड करता है जब तक कि कंपनी ऑपरेशनल नहीं हो जाती। फिर उनको बताता है कि इसके बाद आपकी ये कंप्लाइंसेस होनी है, ये अपने पास आप नोट कर लें। और फिर वो अगर रेगुलर क्लाइंट होते हैं कंप्लाइंसेस के, तो वो फिर हमारे सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। एवरी मंथ उनको अलर्ट्स जाते हैं कि जी अब आपका ये जो है कंप्लाइंस पेंडिंग है, ये आप कर लें। तो ये हमने एक प्रॉपर जो है इसका सिस्टम बनाया है। और पूरे पाकिस्तान में हम लोग आपने जैसे अभी बताया 3000, तो ये पुरानी बात है। अब तो बहुत ज्यादा हम इससे भी ऊपर जा चुके हैं, कंपनी जो है वो हमने सेटअप। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और है कि जैसे हमारा जो एरिया है ये टूरिज्म की वजह से काफी रिच एरिया है। यहाँ कल्चर, यहाँ के महलात, यहाँ के बाजार वो एक ऐसी है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। तो अगर कोई बंदा लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने बिजनेस को प्लान कर रहा है तो, और वो 2-3 दोस्त अपना कर रहे हैं प्लान, तो इस तरह का कोई बिजनेस जो छोटे लेवल का है जिसमें लोकल सिटी इन्वॉल्व है, तो वो किस तरह का बिजनेस जो है तो शुरू करेगा, वो पार्टनरशिप जाए या वो भी ऐसी सिटी के अंदर रजिस्टर करवाए, क्योंकि इन फ्यूचर ऑब्वियसली से ग्रो करना है और उसने आगे बढ़ने के लिए आनी है, लेकिन वो स्टार्ट जो है वो पार्टनरशिप दे सकता है या ऐसी सिटी के लिए करता है। जी। इसमें शेर साहब यही है कि आपने जब ट्रैवल टूर्स का काम करना है, तो आप कह रहे हैं अभी आप अपने लोकल एरिया को, डेफिनेटली बड़ी अच्छी अप्रोच है कि आप अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, तो जो भी दोस्त करना चाह रहे हैं। तो अब ये है कि आप जब उसको रजिस्टर करेंगे ना, आप अगर 3 लोग हैं ना, ठीक है, तो वो कंपनी बनाए। ठीक है, कंपनी बनाए। कंपनी का फायदा क्या होगा कि सॉरी, कंपनी का क्या फायदा होगा कि जब ये ट्रैवल टूर्स के जो बिजनेस होता है ना, इसमें फ्यूचर में जब बिजनेस चल रहा होता है तो लोग कह रहे होते हैं कि यार हमने, सॉरी एक मिनट, नो प्रॉब्लम। तो हमारे साथ शाकिर साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, evolution.tk इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, इनका अपना इदारा भी है और मोर देन 3000 कंपनीज को अब तक सर वो ऑपरेट कर चुके हैं। 2010 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। जी सर। जी। तो इसमें सर ये होता है कि आपको फ्यूचर में आयाटा चाहिए होता है ट्रैवल टूर्स को, और आयाटा की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी आपकी, तो हम आपको आयाटा लाइसेंस देंगे। ओके ओके फाइन। तो ट्रैवल अच्छा एजेंसी अगर आप सोल ओनर भी हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एसएमसी बना के उसको उससे स्टार्ट लें। अब फिर क्या होता है, जैसे आपने लोकल टूरिज्म का आपने काम करना है, तो आपको 1,50,000 रुपीज की बैंक गारंटी देनी होती है। ठीक है, और इसी तरह से आपने अगर इंटरनेशनल टूरिज्म का काम करना है, तो आपको 4 लाख की बैंक गारंटी देनी है। जब आप आयाटा के लिए आते हैं, फिर आपको 10 मिलियन की बैंक गारंटी देनी होती है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो आप जब भी जाएं, कंपनी सेटअप करें, कंपनी का एनटीएन बनेगा, कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन होगा, फिर कंपनी का जो है आप डीटीएस का जो ट्रैवल टूर्स का लाइसेंस होता है वो लें। फिर आप 1-2 साल काम करें, आप उसको ग्रो करें साथ में। मैंने टूरिज्म का कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने मुझे कहा हो कि शाकिर हमने नारायण का गान के टूर्स कराने, और जो है ना 3 महीने बाद वो टिकटें ना बेच रहा हो या इंटरनेशनल टूर्स का प्लान ना करो। काम ही ऐसा है ना, लोग आपको अप्रोच कर देते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है अगर आप थोड़ा सा हट के अच्छे तरीके से यूनिक कुछ आइडियाज लेके आते हैं, काम करते हैं, तो फिर लोग जो है ना वो आगे 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 के सोचते हैं। तो ये चीज है, हमें इसको देखना होता है। जैसे हम अपने सेशन को क्लोजिंग तक लेके जाएंगे, क्लोजिंग से पहले मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि हर मेन सिटी के अंदर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो क्या रोल प्ले करता है, और क्या जो बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं एससीसीबी से या कंपनी एक्ट के तहत किसी भी पार्टनरशिप में हो या सो पार्टनर हो, तो उसको चैम्बर के साथ लाइसेंसिंग कैसे करनी चाहिए और चैम्बर किस तरीके से रोल प्ले करता है?
देखें, चैम्बर का जो रोल होता है बेसिकली आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, ठीक है, उसके लिए मतलब सहूलियात प्रोवाइड करना, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उनका सलूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो किसी किस्म की भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चैम्बर उसमें रोल अदा करता है। जैसे अब आपकी कोई, आप एक बिजनेसमैन हो, आप रहीम यार खान में, वहां पे हम लोकल अगर कारोबार देखें तो मुख्तलिफ तरह के वहां पे कारोबार है, जैसे आपने टूरिज्म की बात की है, एग्रीकल्चर है और बहुत सारी चीजें हैं। अब वहां पे जो मसाइल हैं आप लोगों के, जो बिजनेस कम्युनिटी की मसाइल है, आप अगर डायरेक्ट वो गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाना चाहें तो शायद आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे जो कि सही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आप चैम्बर में जाके बताते हैं कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अब फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है, आप देखते हैं अक्सर बजट में ये प्रपोजल्स आते हैं, बाद में विड्रॉ हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? ठीक है, चैम्बर का प्रेशर होता है। मैं खुद चैम्बर में बहुत एक्टिव रोल अदा करता हूँ। तो बिजनेस कम्युनिटी आके बताती है, आप फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिसिन पे कोई, आपने किसी भी सेक्टर को आप ले लें, आप जब उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं सर्विसेज टैक्सेस पे, तो वो सारे मेंबर्स आके बैठ जाते हैं चैम्बर में, भाई ये हमारे मसले हैं, ये चीज इस तरह गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती, इसके ये हमें नुकसानात है, आप हमारी बात पहुंचाएं वहां तक। फिर पूरे प्रपोजल्स बनते हैं, वो पहुंचाए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि यार इस पे कोई गवर्नमेंट कोई इसके कोई असर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर सारे पूरे पाकिस्तान के सारे चैम्बर्स होते हैं, ये सारे मिलके फिर प्रेशर जो है वो डालते हैं। मतलब कोई प्रेशर ग्रुप में नहीं कह रहा, लेकिन एक ये है कि आप गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के बेसिकली रियल में ये मसाइल है और इनको जो है हमने किस तरह से हल करना है। तो वो चैम्बर एक प्लेटफॉर्म है, वहां से हमने करना है। फिर जो चैम्बर्स अच्छा काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग्स वहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। वो अकाउंटिंग की ट्रेनिंग्स कर लेंगे, जैसे मैंने एक दो दफा चैम्बर्स में गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की उनको मैंने ट्रेनिंग्स दी। इस तरह चैम्बर्स जो है मुख्तलिफ आपका पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स कर देंगे, मार्केटिंग, सेल्स, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, फाइनेंस, हर टॉपिक के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग्स कराते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और अपने मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज वो आते हैं और वहां से आके वो सीखते हैं। ये एक होता है। फिर क्या होता है कि आप ब्रिज बनते हैं बिटवीन कंट्रीज, के आप कोई एक्सपो हो रही है, अक्सर हम एक्सपो में जाते हैं, दूसरी कंट्री में कोई एक्सपो हो रही है, तो चैम्बर जो है वहां पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं कि इस एक्सपो में हम लोग इंटरेस्टेड है, तो हम 10 20 50 लोग मिलके चैम्बर अप्लाई करता है, चैम्बर अप्रोच करता है मिनिस्ट्रीज को बुलाता है अपने चैम्बर में कि जी देखें ये हम लोग हैं, हम ये कारोबार कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये जाना चाह रहे हैं। इन्वेस्टर्स आते हैं प्रॉपर, जो मेन चैम्बर्स हैं वहां पे आके डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, फिर डेलीगेशंस में हम लोग जाते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिसी मैटर्स को देखना, ये सब जो है ये आपको वहां। फिर क्या होता है कि बिजनेस कम्युनिटी है ना, तो जैसे लोगों में आप रहते हैं वो कहते हैं कि आप उन्हीं के एवरेज होते हैं, ठीक है। तो आप उसी बिजनेस कम्युनिटी में रहते हैं, वहां पे आप लोगों से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं दूसरे लोगों का विजन, देखते हैं कोई कामयाब हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या क्या उसने स्ट्रगल्स किए हैं, ये सब बातें। मेरा तो बहुत शौक है, मैं तो जब भी जाता हूँ चैम्बर में और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं मैं स्पेशली उनके साथ गपशप करता हूँ, ठीक है, जानता हूँ कि वो लोग कामयाब हुए, ये होता है। फिर आप वहां पे आपको मेंटर जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, ये बहुत सारा होता है। फिर आप के जो भी आपका बिजनेस है, एक लैक ऑफ आप ये कह लें ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है ना बिजनेस कम्युनिटी में, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो जब आप चैम्बर लेवल पे जाते हैं तो एक ही जगह आप सब लोग बैठे होते हैं, एक का दूसरे से काम होता है, दूसरे तो नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है। तो ये सब फायदे होते हैं चैम्बर में सेटअप करने के लिए। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने कंपनी सेटअप कर ली और वहां पे आपने रजिस्टर करना है। हाँ, हमारे जो एक्सपोर्ट का काम होता है उसमें ये मैंडेटरी होता है, या आप अगर इंपोर्ट भी इवन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में तो ये होता है कि चैम्बर हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो इशू करता है कि ये प्रोडक्ट इसी कंट्री में बनाई गई है या इसी कंट्री ने ये ग्रो की है। तो उस सूरत में मैंडेटरी अदर देन कोई नहीं है, लेकिन आपको कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए ताकि आपको पता हो कि कम्युनिटी के अंदर हो क्या रहा है। जायज कि आप अपने एक ऑफिस में बैठ के अपनी एक दुनिया आपने कायम की हुई हो, तो बिजनेस है ही रिलेशनशिप। आप मैं बिजनेस की रिलेशनशिप को आप ये कह लें कि मैं 80% जो है वो कहता हूँ कि यार 80% आपके रिलेशंस होते हैं बिजनेस के अंदर, 20% आपके स्किल्स और बाकी चीजें आप उसको यूज करें। सर जबरदस्त शाकिर साहब, आपने बड़े भरपूर अंदाज के अंदर हमें आज सेशन आपने कंडक्ट किया और आपने बहुत बेहतरीन नॉलेज हमें दी। हमारे जो बच्चे आपको देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उनको बहुत बड़ा चीज को मिला होगा, खासकर वो बच्चे जो बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, उनको मोटिवेशन भी होगी। और बहुत ऐसे बच्चे जो कि वाकई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनको लीगल मसाइल आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर आपको करेंगे। इवन कि मैं खुद भी इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूंगा, मेरे पास के आइडियाज हैं
से आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी, बल्कि हम चाहेंगे कि आप फिजिकली भी जब ये कोरोना का लॉकडाउन जो है ये प्योरिटी खत्म होता है तो हम आपको इन्वाइट करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में भी, ताकि आप 1-to-1 हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें और 1-to-1 जो है बच्चों से वाला बात है। तो अगेन आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर हमें टाइम दिया और हमें रिस्पॉन्स किया। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप इतना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन मैं बहुत मुझे अच्छा लगा, बड़ा हम्बल है, माशाल्लाह मज़ीद कामयाब करे, आपका बिजनेस मज़ीद ग्रो हो और इस तरीके से आप लोगों की आसानियाँ पैदा करते रहें। तो अगेन थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। एंड हम लोग अवेलेबल हैं किसी भी वक्त, किसी किस्म की भी हमारे पास जो इल्म है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने का। एंड आपकी यूनिवर्सिटी में भी इंशाल्लाह ये पेंडेमिक जो है, ये कोरोना का ख़त्म हो तो ज़रूर इंशाल्लाह विजिट करेंगे और वहाँ पे भी आके इंशाल्लाह सबको जो है अपना नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।